डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलिगेंट माइंड्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का नेक्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज देखेंगे। अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है वो समझ लिए हैं। अब हम लोग स्फेरिकल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने कभी देखा होगा जो वॉच मेकर्स होता है, वॉच मेकर्स, उसको आपने ज़रूर एक ग्लास यूज करते हुए देखा होगा। जब वो घड़ी ठीक कर रहा होता है या घड़ी से रिलेटेड कोई काम कर रहा होता है तो एक एक ग्लास का यूज करता है। वो घड़ी के पार्ट्स को देखने के लिए वो एक ग्लास का यूज करता है। वो जो ग्लास है ना, वो एक प्रकार का लेंस है। और वो क्यों यूज कर रहा है उसको? क्योंकि जो पार्ट्स है वॉच का वो बहुत ही छोटा छोटा रहता है। उसको अच्छे से देखने के लिए वो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास और कुछ नहीं, लेंस ही है। ठीक है, तो ये हम देखे होंगे आप लोग। अच्छा, लेंस होता क्या है? लेंस लेंस के बारे में यहाँ पे आपके बुक में जो दिया गया है, ए लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। इसका मतलब क्या है? लेंस कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, और इसका एक सरफेस जो है ना, एक सरफेस वो स्फेरिकल होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा हम्म, जैसे कोई, हम लोग जब मिरर पढ़े थे तो स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक स्फेयर है। स्फेयर था कोई, और उसका जैसा जैसे ये एक हम लोग देखे थे। ये मिरर, स्फेरिकल मिरर देखे थे कि ये मिरर है। और ये मिरर किसका पार्ट हुआ करता था? किसी स्फेयर का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, ये मान लेते हैं अगर स्फेयर है तो इस स्फेयर का ये कटा हुआ पोर्शन था। ये जो मिरर था ये यहाँ से कटा हुआ पोर्शन था किसी स्फेयर का। स्फेयर को आप बॉल को इमेजिन करके आप समझ सकते हैं स्फेयर कैसा होगा। और अगर ये कट कट कर दिया गया होगा तो कैसा दिख रहा होगा ये मिरर, स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे क्या है, लेंस में ये भी स्फेरिकल ही है, स्फेयर शेप का ही है, जिसमें कि इसका एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल एटलीस्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे दो सरफेस से बना हुआ है, ये हमारा एक सरफेस से बना हुआ था, ये जो मिरर था हमारा ये एक सरफेस से बना हुआ था, और इसको हम लोगों ने देखा था, समझा भी था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम लोग लेंस देखने वाले हैं ये दो सरफेस से बना हुआ होगा, ये वन सरफेस से बना हुआ था। ये लेंस जो है वो दो सरफेस है। जैसे ये एक लेंस है, यहाँ पे जो एम एन दिखाया गया है आपको, ये एक लेंस है। इसका देखिए दोनों सरफेस, इधर वाला सरफेस और इधर वाला सरफेस दोनों स्फेरिकल है। ठीक है, तो इसका एटलीस्ट वन सरफेस स्फेरिकल होगा तब इसको हम लेंस बोलेंगे। जैसे कि हम लोग ग्लास स्लैब देखे थे। ग्लास स्लैब क्या था? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था। ऐसा था, मतलब वो एक क्या, क्यूबॉइड के शेप में होगा वो। ठीक है, ऐसा होगा, क्यूबॉइड के शेप में होगा। ये जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हम लोग देखे हैं वो क्यूबॉइड के शेप में था। इसका स्फेरिकल शेप नहीं है, तो इसको हम लोग लेंस नहीं बोल सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग ग्लास स्लैब बोलते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ यहाँ जो आप लेंस जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें इसका एक सरफेस दो सरफेस से मिलके बना हुआ है, जिसमें कि एटलीस्ट वन सरफेस जो है वो स्फेरिकल होना चाहिए। तो यहाँ जैसे इस लेंस का स्फेरिकल सरफेस अगर आप समझना चाहते हैं तो देखिए ये जो सरफेस है ये किसी स्फेयर का एक पार्ट है। हो सकता है यहाँ अच्छे से स्फेयर नहीं बन पाए, लेकिन आपको समझ में ये बात आ जाएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे ये जो सरफेस है ये एक स्फेयर है, और इधर भी जो सरफेस है ये भी एक स्फेयर है। ठीक है,
ये भी एक स्फेयर है। तो ये दो स्फेयर को जब कट किया गया है, दो स्फेयर को कट किया गया है, तब ऐसा कुछ बन के आया है लेंस। तो ये जो लेंस है वो दो स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ होता है। और लेंस हम तभी बोलेंगे जब एटलीस्ट वन सरफेस इसका स्फेरिकल हो सकता है कि हमारा किसी केस में लेंस इधर प्लेन हो और इधर जो है हमारा ऐसा हो, इधर इधर का जो सरफेस है वो स्फेरिकल हो, तो ये लेंस है, क्योंकि इसका एक सरफेस जो इधर वाला है, ये वाला सरफेस ये स्फेरिकल है, ये भले प्लेन है, तो ये लेंस इसको बोल सकते हैं हम लोग। या फिर दोनों अगर हो, जैसे यहाँ इस केस में दोनों सरफेस इसका स्फेरिकल है, तो ये स्फेरिकल लेंस है। ठीक है, अब क्या है आगे आपका, ए लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, सच ए लेंस इज कॉल्ड डबल कन्वेक्स लेंस। ये अगर दोनों सरफेस हमारा स्फेरिकल हो और बल्जिंग आउटवर्ड मतलब आउटवर्ड साइड में है, ये देखिए यहाँ पे इसका मिडिल में देखिए, अगर आप मिडिल में देखेंगे तो इसका थिकनेस ज़्यादा है और एज पे इसका थिकनेस कम है। तो अगर मिडिल में थिकनेस इसका ज़्यादा है तो बल्जिंग आउटवर्ड है, इसका शेप जो है वो आउटवर्ड बल्जिंग है। इस वजह से इसको, अगर दोनों सरफेस वैसा ही है हमारा, तो इसको हम लोग डबल कन्वेक्स लेंस भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये है कॉन्वेक्स लेंस। जिस तरह से हम लोगों ने मिरर में कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, उसी प्रकार से स्फेरिकल लेंस भी दो प्रकार का होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कनकेव लेंस होता है। ये जो है हमारा ये वाला लेंस ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लेंस है हमारा, ये देखिए इसका भी ये पोर्शन जो है स्फेरिकल है, ये पोर्शन स्फेरिकल है, तो ये भी लेंस होगा। लेकिन ये लेंस जो है इसको कनकेव लेंस बोलते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये समझ लिए हैं, अब यहाँ देखते हैं। Such a lens is called double convex lens. It is simply called a convex lens या simply convex lens इसको बोलते हैं। It is thicker at the middle as compared to the edges. मिडिल में thicker है, जबकि इस केस में आप देखिए ये जो हमारा कनकेव लेंस था, ये सेकेंड वाला, ये मिडिल में थिनर है, जबकि एजेज पे ये थिकर है। इसका देखिए मोटाई ज़्यादा है, इसका मोटाई ज़्यादा है। तो इस टाइप के लेंस को कनकेव लेंस बोलेंगे और इसको कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन फिगर, हैंस कॉन्वेक्स लेंसेज आर कन्वर्जिंग लेंस। देखिए अब इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब इसको मिटा देते हैं हम, ये तो हम समझ गए। अब इसको मिटा के अब जो इसका इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं। ये बोल रहा है कन्वर्जिंग, ये तो कॉन्वेक्स है, ये तो आपको पता है, यहाँ लिखा भी है कॉन्वेक्स लेंस है ये ए वाला, और बी जो है कनकेव लेंस है, ये कनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों बोलते हैं, ये समझने के लिए, ये कुछ कन्वर्जिंग टाइप का वर्क कर रहा होगा, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अच्छा, कैसे कर रहा है ये कन्वर्ज, देखिए ये रे ऑफ लाइट जो है, इंसिडेंट जब हुआ इस लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अच्छा यहाँ पे मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इसको भी मिटा लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहाँ ये मीडियम कोई अलग मीडियम होगा, मीडियम 1 है, और ये जो जिस मटेरियल का ये लेंस बना हुआ है, मान लेते हैं ग्लास है, तो इसका जो मीडियम होगा ना वो अलग होगा, M2 होगा। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट जब वन मीडियम से दूसरी मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्ट होता है। तो ऑब्वियसली जब लाइट यहाँ से इस मीडियम से ट्रेवल कर रहा था और इस लेंस से इंटरेक्ट करेगा, तो इस लेंस से इंटरेक्ट करने के बाद वो रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए ये रे यहाँ से चला था और ये रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है, इधर रिफ्रैक्ट होके आ गया ये। उसी तरह से अगर दूसरा रे देखें तो यहाँ ऐसे रिफ्रैक्ट होके आया है, तीसरा रे, चौथा रे, आप देख सकते हैं। आप ये चीज़ नोटिस करिए कि ये जितना भी रे है जो कि पैरेलल रे इंसिडेंट हो रहा है इस कॉन्वेक्स लेंस पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, इस कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है ये लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारा लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग एक्शन
ये शो करता है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। वहीं पर इस केस में देखिए, ये जो लेंस है जो कि हमारा कॉनकेव लेंस है, इसमें जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है, वन मीडियम से इस लेंस पे इंसिडेंट हो रहा है, तो यहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा। तो जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये क्या कर रहा है ना, लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। देखिए डाइवर्ज हो गया। और अगर आप दूसरा लेना चाहते हैं रे, तो ऐसा होके आ रहा होगा, ये पैरेलल टू आया, ये सभी रे पैरेलल आया, इंसिडेंट हुआ इस लेंस पे, और तो ये भी डाइवर्ज ही होगा आपका, ये भी आपका इधर चला जाएगा। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर चला जाएगा और आपको लगेगा कि ये जो रे है यहाँ से डाइवर्ज हो रहा है। तो इसका एक्शन डाइवर्जिंग है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। जबकि कॉन्वेक्स लेंस का जो एक्शन है वो कन्वर्जिंग है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डाइवर्जिंग एक्शन, और ये एक्शन किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का है। ठीक है, ये हम लोग दो चीज देख चुके हैं, ये कॉन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है, ए लेंस आइदर ए कॉन्वेक्स लेंस और ए कॉनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेस, ईच ऑफ दिस सरफेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर। ये हम समझ चुके हैं यहाँ पे कि ये कैसे एक स्फेयर का पार्ट था, ये पार्ट भी और ये पार्ट भी कैसे एक स्फेयर का पार्ट था। उसी तरह से इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये भी किसी एक स्फेयर का पार्ट है, इसका ये साइड किसी एक स्फेयर का पार्ट है और इसका दूसरा साइड भी किसी एक स्फेयर का पार्ट है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, each of these surface forms a part of sphere. The center of these spheres are called center of curvature of the lens. अब जिस तरह मिरर में हम लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़े थे ना, स्फेयर का पार्ट हुआ करता था मिरर, तो उसका उस स्फेयर का एक सेंटर हुआ करता था। तो ये इस स्फेयर का भी एक सेंटर होगा, मान लेते हैं ये सेंटर है, या इसका सेंटर, इस स्फेयर का भी सेंटर यहाँ पे ये है, कोई ना कोई तो एक सेंटर होगा। ठीक है, तो उस सेंटर को क्या बोलेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। ये हम लोग मिरर के केस में भी यही सी से रिप्रेजेंट किए थे। सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब देखिए मिरर के केस में हमारा एक ही सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था इसी पॉइंट पे, जिसको कि हम लोग सी से डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ पे तो दो स्फेयर है, तो दो स्फेयर है तो दो स्फेयर का अलग अलग सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसी के वजह से हम लोग लेंस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो दो होता है, क्योंकि ये दो स्फेयर का पार्ट है, जिसको कि हम लोग C1 और C2 से डिनोट करते हैं। अच्छा, an imaginary straight line passing through the two center of curvature of a lens is called principal axis। देखिए इस मिरर के केस में जो इमेजिनरी लाइन पास हो रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाया, ये जो होता था पास, इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते थे मिरर के केस में भी। उसी तरह से यहाँ पर भी जो एक इमेजिनरी, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, ये दोनों स्फेयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कर रहा है, मिला रहा है। जैसे ये यहाँ पे F2 और यहाँ F1 जो है, इसको ये मिला रहा है। तो ये जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा। जैसे मिरर के केस में एक प्रिंसिपल एक्सिस होता था, उसी तरह से लेंसेस के केस में भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा। द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, ये जो O पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस समझ चुके हैं किसको बोलते हैं, जैसा मिरर के केस में था वैसा ही इसमें भी है। अच्छा, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये सब सारा डिफिनेशन समझना होगा तब हम आगे बढ़ पाएंगे। टर्म समझ लीजिए आप कि क्या क्या टर्म इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर समझ गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए, प्रिंसिपल एक्सिस समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, जैसे ऑप्टिकल सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, ओ से यहाँ डिनोट था भी, देखिए यहाँ पे ओ से डिनोट किया गया था ऑप्टिकल सेंटर को, और ये प्रिंसिपल एक्सिस था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए, ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि
अगर कोई रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। अच्छा, अगर कोई रे इस ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा था, कोई भी रे अगर इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो ये डेविएट नहीं होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन काम नहीं करेगा। इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब यही था। हम आपसे एक सवाल भी पूछे थे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो और लाइट किसी इंटरफेस पे इंसिडेंट हो रहा हो, तब वहां पे क्या रिफ्रैक्शन होगा या नहीं होगा, ये हम पूछे थे ना। तो उसी से रिलेटेड है ये। देखिए इसका यहाँ पे यूज हो गया, जो हम आपसे पूछे थे उसका यूज हुआ यहाँ पे। हम आपसे एक सवाल पूछे थे कि ये अगर मीडियम है, कोई इंटरफेस मीडियम, ये 1 है, ये मीडियम 2 है, और कोई रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट हुआ है इस इंटरफेस पे, और वो मतलब क्या I इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0 है, उस केस में क्या ये रिफ्रैक्ट होगा या नहीं होगा, मतलब ऐसा होगा या नहीं होगा, रिफ्रैक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसका आंसर है ये रिफ्रैक्ट नहीं होगा। इसीलिए हम आपको एक कंडीशन भी था स्नेल्स लॉ में कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, स्नेल्स लॉ तभी वैलिड होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 और 90 डिग्री इंक्लूड नहीं, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया, और स्नेल्स लॉ क्या था, साइन I अपॉन साइन R, यही था ना, साइन R यही था स्नेल्स लॉ। ये इक्वल टू कांस्टेंट था एक, कोई भी मतलब इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे। तो साइन I का वैल्यू अगर 0 कर दें हम, साइन I का वैल्यू अगर 0 कर दें तो साइन 0 इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा आपका, साइन जब ये 0 अपॉन 0 समथिंग, ये जो है ये तो एक टाइप से क्या है, ये इसका इन्फिनिटी आता है ना वैल्यू, और ये एक टाइप से मतलब क्या, ये कोई वैल्यू देगा नहीं यहाँ पर, सॉरी इन्फिनिटी नहीं आएगा, ये 0 आएगा, ये इन्फिनिटी नहीं आएगा। मतलब कहने का है मेरा कि अगर I इक्वल टू 0 है तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, I इक्वल टू जब 0 होगा तो वहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। उसी तरह का कुछ केस यहाँ पर भी हो रहा है, उसी तरह का कुछ केस यहाँ पर भी हो रहा है कि अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा हो तो वो डेविएट नहीं करेगा। ठीक है, इसी को हम समझाना चाह रहे थे, इसको आप अभी इग्नोर कर दीजिए। लेकिन जो स्नेल्स लॉ पढ़े थे उस केस में I का जो वैल्यू था वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए, तभी स्नेल्स लॉ फॉलो करेगा। तो 0 के केस में वो फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 0 के केस में वहां पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है रे, तो फिर वो रिफ्रैक्ट करेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये हम समझ चुके हैं क्या बोलना चाह रहा है। ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। ठीक है, इतना हम लोग समझ चुके हैं, अब आगे आते हैं। अच्छा, अब आपको एक एक्टिविटी आप देखे होंगे या आप इसको कर भी सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। ठीक है, और इसको आप यहाँ पे मान लेते हैं सन है हमारा, ये सन है, इसको रखेंगे आप सन के डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे कि इस प्लेस पे या इस प्लेस पे कहीं पे एक ब्राइट स्पॉट बनेगा।
ब्राइट स्पॉट बनेगा। ये ब्राइट स्पॉट क्यों बन रहा है? क्योंकि क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ये केस हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे ये केस हो रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं सन है हमारा इस जगह पे, और ये लेंस आपने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इससे ये रे आ रहा होगा, और ये इन्फिनिटी से रे आ रहा है, बहुत डिस्टेंस से आ रहा है रे, तो जो भी रे आ रहा है पैरेलली आएगा। अब पैरेलली आने के बाद ये सभी एक जगह पे कन्वर्ज कर जाएगा, और इसी प्लेस पे आपको ब्राइट स्पॉट दिखेगा। मतलब सभी रे जो यहाँ पैरेलल इंसिडेंट हुआ इस कॉन्वेक्स लेंस पे, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया। अब जब सभी एक किसी कॉमन पॉइंट पे कन्वर्ज हो गया है, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे जो हीट होगा वो हीट जनरेट होगा। बहुत देर तक अगर इसी पोजीशन पर लेंस को आप रखेंगे तो हीट जनरेट होगा। वही कुछ इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है। और ऐसा क्या हो रहा है कि सन का इमेज इस प्लेस पे बन रहा है, इस प्लेस पे, ठीक है, सन का इमेज बन रहा है इस प्लेस पे, इसलिए यहाँ आपको ब्राइट स्पॉट दिख रहा है और सभी रे कन्वर्ज हो गया। ठीक है, ठीक है, ये आप पढ़ के खुद से भी समझ सकते हैं, इसलिए हम आपके लिए ये सब चीज छोड़ रहे हैं। अच्छा, अब जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि इसको मिटा लेते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस ही कंसीडर करते हैं हम। जैसे हम लोगों ने देखा ना अभी कि ये दो स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है ये मिरर, तो इसमें आप देखिए, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मान लेते हैं ये अगर इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो अ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसका एक यहाँ पर भी होगा, इस स्फेयर का सेंटर इधर होगा, इसको C1 लिखते हैं, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ये C2 लिखते हैं, ये होगा क्योंकि ये स्फेयर का एक पार्ट था, ये किसी स्फेयर का जिसका कि सेंटर C2 है, और इधर भी ये पोर्शन भी किसी एक स्फेयर का पार्ट होगा जिसका कि सेंटर C1 है। अब देखिए, जो वो फोकस अभी हम लोग देख रहे थे जहां पर ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो सभी रे को ये कन्वर्ज कर देगा, तो ये यहाँ पे मान लेते हैं सभी रे कन्वर्ज हो गया, ऐसे रे आया और यहाँ पे कन्वर्ज हो गया सब रे। ठीक है, तो जब हम इधर से इसको ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को जब इधर रख रहे हैं हम, तो इसके अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रख दें तो इधर कन्वर्ज होगा, इधर से इंसिडेंट होगा रे, और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगा। ये कहने का मतलब है इसका, ये जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है ना, ये इसका ये कहने का मतलब है। If you passes parallel rays from the opposite surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side। मतलब अब देखिए, ये जो हमारा था यहाँ पे, ये F1 यहाँ से डिनोट किया गया है, एक F1 यहाँ पे है, एक F2 यहाँ पे है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस साइड में है तो फोकस यहाँ पे ये बना, ये है फोकस, फोकस पॉइंट ये है। अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो, अगर और वहीं अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो उस केस में कन्वर्ज होकर लाइट यहाँ पे आएगा रिफ्रैक्ट होने के बाद, तो उस केस में फोकस ये बन जाएगा। इसलिए लेंस का जो है ना फोकस दो होता है, जबकि मिरर में जो हम लोग पढ़े थे एक ही फोकस हुआ करता था। और ये जो आपको डिनोट कर रहा है यहाँ पे 2F2 डिनोट कर रहा है, देखिए ये फोकस हो गया, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो फोकस यहाँ ये हो गया, F2 हो गया फोकस। ठीक है, और इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, इस लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, और इसका जस्ट डबल होता है, जैसे मिरर के केस में होता था वैसे ही इस केस में भी होगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, लेकिन हम लोग अभी फिलहाल उसको यही मान के चल रहे हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये अगर R है और ये अगर F है, फोकल लेंथ को हम लोग इसी तरह से डिनोट करते थे ना मिरर के केस में भी, तो ये अगर फोकस है तो ये इसको फोकल लेंथ, फोकस और फोकल लेंथ यहाँ पर भी वैसा ही होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है।
तो यहाँ पे देखिए 2f लिखा है। 2f इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो r है ना, ये इक्वल टू 2f होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे ये मिडिल में ही इसको कंसिडर किया जाता है। कुछ टर्म कंडीशन के साथ इसको मिडिल में कंसिडर करते हैं हम लोग, ये फोकस पॉइंट को। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ डिस्टेंस भी ये होता है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका मिडिल में जो होगा वो फोकस होगा, ठीक है। इसीलिए इसको 2f से डिनोट किया गया है। उसी तरह देखिए यहाँ यहाँ f2 था तो 2f2 डिनोट किया यहाँ पे, यहाँ f1 है, f1 यहाँ पे है तो इसको 2f1 से डिनोट किया है, ठीक है। ये आपका पॉइंट यही बोल रहा है। फोकल लेंथ हम आपको समझा दिए हैं, जिसको कि f से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इतना तक हम लोग समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। अब इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेस है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग समझ चुके हैं लेंस क्या होता है, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसका ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस किसको बोलते हैं, कनकेव लेंस किसको बोलते हैं। अच्छा, ये दो स्फेयर का पार्ट है जिसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, दो फोकस होगा, ठीक है। और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो उसमें रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इतना सारा चीज हम लोग आज देखे हैं। इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इमेज फॉर्मेशन, जैसे मिरर के केस में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट का लेकर के रे डायग्राम के हेल्प से इमेज बनाए थे, उसका नेचर लिखे थे, उसका नेचर हम लोग देखे थे। उसी टाइप से लेंस में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।